लोगों ने कल कौन चीज से परिचय किया था? श्वसन से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। श्वसन हमें बताया था आपको कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा जैव प्रक्रम है, एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं बताइए? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न हो पाती है। श्वसन जिसने रुक गया एनर्जी बनना बंद हो जाएगा और आदमी मर जाता है। समझ रहे बात का ना। तो इस श्वसन के होने के लिए ऐसे बात किया जाए कोशिकीय जीवों में, तो एक कोशिकीय जीवों में तो खैर विसरण क्रिया से डायरेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन से, क्योंकि उनके पास एक ही सेल्स होते हैं। लेकिन हम जैसे जीव बहुकोशिकीय, मेढक, आपका मछली, ये सब बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? इनका शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन का प्रक्रम होगा उसके लिए तंत्र बनाए होंगे। पहले तंत्र किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे हमने बताया था पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में क्या क्या था? मुख गुहा था, ग्रास नली था, अमाशय था, मतलब बहुत सारे अंग मिल करके, बहुत सारे अंग मिलते हैं एक काम को करने के लिए, तो उसको कहा जाता है तंत्र, उसको कहा जाता है सिस्टम। जैसे आप एथी को कंप्यूटर को वो सिस्टम बोलते हो कि नहीं, कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम यानी एक तंत्र है। क्यों तंत्र है? क्योंकि उसमें डेस्कटॉप है, CPU है ना, समझ रहे बात ना, है ना, कीबोर्ड है। तो ये बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं कि एक एक चीज मिल करके एक सिस्टम बना रहा है, तो उसे हम तंत्र बोल रहे हैं एक काम को करने के लिए। मतलब अगर कीबोर्ड हटा दो तो बोलो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? कंप्यूटर काम कीबोर्ड अगर हटा दिया जाए तो क्या कर पाइएगा? माउस हटा दो तो क्या कर पाइएगा? अगर CPU हटा दे तो कुछ कर पाइएगा? तो उसमें से अगर एको को अगर हटा दिया जाए और जो काम हो रहा है वो अथल पड़ जाए, मतलब वो ना हो पाए। जैसे हम पाचन तंत्र की बात करें, अगर खाली अमाशय हटा दीजिए तो भोजन का पाचन हो पाएगा नहीं। इन सब तंत्रों का, इन सब अंगों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। तो उसी प्रकार से श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र मतलब क्या कि श्वसन तंत्र में जितने जितने अंग भाग लिए होंगे उन सब का होना क्या होगा बच्चा, जरूरी होगा। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम एक बात कर लेते हैं, टर्म पे बात कर लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई साहब, थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चा, है ना, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, इसमें अगर हम बात करें भाई साहब कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें होंगे, माने कौन कौन से तंत्र होंगे, श्वसन में कौन कौन से भाग लेंगे, ठीक है ना। उसके पहले अगर हम बात करें तो श्वसन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। श्वसन में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो कौन सा चीज़ है बच्चा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, यानी ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है बच्चा? उसको ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। यानी कि श्वसन की बात किया जाए तो यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, एक प्रकार का। कौन सा प्रक्रम है बच्चा? ऑक्सीकरण प्रक्रम है। इस ऑक्सीकरण प्रक्रम से ढेर सारे एनर्जी और हीट निकलता है शरीर से। जैसे कि अब ग्लूकोज का विखंडन हुआ था, ग्लूकोज का क्या हुआ था बच्चा? विखंडन हुआ था। तो ग्लूकोज का विखंडन हुआ था तो बोलो एनर्जी उत्पन्न हुआ था कि नहीं हुआ था? एनर्जी उत्पन्न हुआ था ना, अरे हुआ था ना कल। तो जब एनर्जी उत्पन्न हुआ था ग्लूकोज के विखंडन से, यानी कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब एक बात बताइए, CO2 भी बनता है कि नहीं? बनता है। तो CO2 से ऊष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी कि बॉडी के अंदर हीट भी निकलता है, हीट श्वसन क्रिया से बॉडी के अंदर हीट भी होता है, हीट भी उत्पन्न होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप देखते हो कि जब तक हम श्वास लेते रहते हैं कहीं ना कहीं शरीर का तापमान बना रहता है। जिस दिन श्वास रुक जाता है आदमी का शरीर देखिएगा ठंडा पड़ने लगता है। देखते हैं ना, आदमी मर जाता है तो उसका हाथ पैर सब ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि श्वसन क्रिया से ही ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था। सांस रुक गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा। सांस चल रहा था, शरीर गर्म था। समझ रहे बात ना। यानी कि श्वसन क्रिया से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। सांस जब तक चलते रहता है तब तक एनर्जी और ऊष्मा उत्पन्न हुई रहेगी। जिस दिन श्वास रुका तो दो आदमी देखता है ना, दो चीज़, एक तो नाक के पास हाथ ले जाकर देखता है कि सांस चल रहा है कि नहीं, दूसरा नब्ज देखता है, तीसरा हाथ पैर देखता है कि हाथ पैर ठंडा हो रहा है, तो हाथ पैर ठंडा हो रहा है पूरा, यानी एनर्जी ऊष्मा नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऊष्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बात समझ रहे हो ना। श्वसन की क्रिया से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होता है। श्वास रुक गया, ऊर्जा और ऊष्मा का उत्पत्ति बंद हो जाएगा। बातें समझ रहे हो ना, किसी को दिक्कत? अब श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, इसको समझे। श्वसन से ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको समझे, समझे ना जी। तीसरा, श्वसन एक उपचायी क्रिया है। उपचायी कौन क्रिया है बच्चा? उपचायी। उपचायी को बोलते हैं बच्चा कैटाबोलिक। श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया है। अब कैटाबोलिक किसे कहते हैं? कैटाबोलिक किसे कहते हैं? जैसे मान के चले कि ये मार्कर है,
अगर इसको हम तोड़ दे तो 2 भाग में टूट गया ना, तो ये कैटाबोलिक हुआ। और टूटे हुए भाग को यदि जोड़ दे तो एनाबोलिक हुआ। समझ रहे बात ना? उपचाई और अपचाई। उपचाई किसे कहते हैं? टूटना। और अपचाई किसे कहते हैं? जुटना। तो बताओ, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब जुट करके आपका ग्लूकोज बना रहा था ना, तो एनाबोलिक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन श्वसन क्रिया में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। कौन कौन चीज में? जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, टूट रहा है ना, तो वो कैटाबोलिक हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि श्वसन क्रिया में क्या हो रहा है? टूट रहा है, टूट के 2 भागों में बट रहा है, तो क्या होगा? आपका उपचाई यानी कि कैटाबोलिक होगा। कैटाबोलिक का मतलब 2 या अधिक भागों में टूटना, अधिक भागों में टूटना। तो जैसे ग्लूकोज विखंडित हो रहा है ना, इसलिए उपचाई क्रिया। 3 बात आप हमेशा याद रखो। श्वसन है ऑक्सीकरण प्रक्रम, श्वसन से उत्पन्न होती है ऊर्जा तथा उष्मा। श्वसन एक क्रिया है कैटाबोलिक या फिर उपचाई क्रिया। किसी को कोई दिक्कत? इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक बात, श्वसन अंग के बारे में। देखिए, बहुत सारे जीव हैं इस भूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर ढेर सारे आपको जीव देखने को मिलता है ना? कुछ ऐसे जीव देखने को मिलता है जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव जो स्थल पे रहते हैं, कुछ ऐसे जीव जो आसमान में रहते हैं। जितने जीव आप देखते हो कहीं ना कहीं उसमें श्वसन क्रिया होती है। यहाँ तक कि ये कोशिकीय जीवों में भी श्वसन क्रिया होती है। वो अलग बात है कि विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान वो कर पाते हैं, लेकिन गैस की जरूरत होती है कि नहीं उनको भी? क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो जब वो टूट ही नहीं पाएगा तो एनर्जी कहाँ से निकलेगा? एग्जाम्पल के लिए हम एक बात करें कि आप सेव खाते हो, तो सेव को खाते हो तो तोड़ तोड़ के उसमें से छोटे छोटे अणुओं में बांट करके तब ना एनर्जी की उत्पत्ति होती है उससे। उसी प्रकार से जो ग्लूकोज है वो विखंडित नहीं होगा तो कहाँ से एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर बनेगा? यानी कि ऑक्सीडेशन जब तक नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं बन सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बात करते हैं, श्वसन अंग। जैसे हम लोगों के अंदर श्वसन अंग क्या है बताओ? श्वसन क्रिया हम किससे करते हैं? तुम सोचोगे कि नाक से करते हैं, नहीं, नाक से हम नहीं करते। नाक एक रास्ता है। नाक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रास्ता है जिससे ऑक्सीजन जाता है, और कुछ काम नहीं है इसका। समझ रहे बात ना? नाक एक रास्ता है, उसके साथ साथ एक और काम करता है। जैसे हम श्वसन क्रिया किए तो आप देखते हो कि नाक में बहुत सारा केस होता है। भगवान सोच समझ के नाक के अंदर केस बनाया है। अब मुंह के अंदर काहे नहीं बना दिया? जीभ में केस बना देता है, इसमें केस बना देता है, काहे नहीं केस बनाया? बाल रोम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हम चालाक हैं। सेव खाना है तो उसको बढ़िया से धो धा के खाते हैं, यानी शुद्ध लेते हैं। ऐसा तो कि माटी खाते हैं, कुछ खाते हैं तो धो धा के खाते हैं, तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम गैस लेते हैं तो कौन जानता है कि इस गैस के साथ हो सकता है धूल कण जा रहे हों नाक के अंदर, तो वो तो फेफड़ा में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? समझ रहे बात ना? तो जैसे गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिए, तो इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैस हमारे नाक के अंदर गई कि नहीं गई? ऐसे लिए तो अब क्या करेगा कि जो हमारे रोए होगा ना, रोए जो धूल कण आए हैं उसको छान लेगा। मतलब उसको क्या करेगा? फंसा लेगा अपने नाक बाल के साथ। उसको क्या करेगा बच्चा? फंसा लेगा। और फंसाने के बाद खाली गैस को अंदर जाने देगा। जैसे आप छपरा ऊपर जा रहे हैं तो देखिए धूल कण बहुत सारा अगर हो तो जब आप सांस लेते हैं तो देखिएगा नाकवा के बालवा में मारे खनी माटी टाइप का हो जाता है। देखे कि नहीं देखे हो? लगता है मूँछ उस पर पूरा माटी लग गया, दाढ़ी पर लग गया, बाल पर लग गया। अब नाक के अंदर जब सांस, अब धूल कण उड़ रहा है लेकिन सांस थोड़ी छोड़ दीजिएगा। इस रोए का ही देन है कि हम लोग मिट्टी बहुत सारे उड़ रहे हैं उसमें भी सांस लेते हैं। अगर ये रोआ नहीं रहता तो आप सांस लेते ना तो मिट्टी उट्टी भी पूरा अंदर चला जाता, फेफड़ा में पूरा बैठ जाता मिट्टी। बात समझ रहे हो ना? लेकिन इंसान इस चीज़ को भी नहीं समझ पाता है और लगता है सिगरेट पीने। अब सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट में जो भी धुएं हैं वो फेफड़ा में चले जाते हैं। उसको तो भाई अब कौन नहीं रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? नाक से थोड़ी ऐसी सिगरेट कि रुआ उसको रोक लेता। डायरेक्ट मुंह से पीते हैं तो माउथ क्या करता है? देखिए श्वास दो रास्ते से लिया जा सकता है, एक तो नासिका छिद्र से और एक मुंह से भी लिया जा सकता है। समझ रहे बात ना? अभी हम जब सांस लिए ना मुंह से तो ये गैस जो है या फिर भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से 2 छिद्र निकाल होता है, एक कंठ द्वार है, एक कौन द्वार? निगल द्वार। यहाँ मान के चलिए कि ये ग्रसनी है तो यहाँ से 2 छिद्र निकला होता है। ये दिख रहा है ना? 2 छिद्र निकला होता है। समझ रहे बात ना? ऐसे ये मान के चलिए कि आपका कौन द्वार है? निगल द्वार है। पीछे की तरफ निगल द्वार होता है ना? और ये मान के चलिए आपका कौन द्वार है? कंठ द्वार है ना? तो यहाँ से गैस जाती है। ये जो भाग दिख रहा है ना इसको ग्रसनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो इसको आप निगल द्वार बोल सकते हो और इसको कंठ द्वार, यानी ग्रसनी के कितने द्वार होते हैं? निगल द्वार और कौन द्वार? कंठ द्वार। बात समझ रहे हो ना? तो अब मेरा बात समझिए, हम कहाँ पे थे अभी क्या बता रहे थे आपको?
कि जैसे हाँ सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी फेफड़ा में चला जाएगा, है ना। और फेफड़ा में जा करके वायु कोष्ठ होते हैं, अभी हम समझाएंगे आगे, तो उसमें वो जम जाते हैं। तो देखिएगा कभी प्रचार में दिखाता है कि फेफड़ा कैंसर का कारण है, ऐसे गार के दिखाता है कि कितना उसमें से गिर रहा है, जो धुआं सूखा था हमारा फेफड़ा। समझ रहे बात ना। देखिए इस धरती पर जितने जीव हैं उन जीवों के लिए श्वसन अंग अलग अलग हैं, सारे जीवों के लिए नहीं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए अलग अलग श्वसन अंग बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे हम हैं तो हम क्या बताएं कि नाक क्या है, एक रास्ता है क्या लेने का, ऑक्सीजन गैस सांस लेने का एक क्या है, रास्ता है। ये इस रास्ते से गैस जाती है। अब इस रास्ते में सबसे पहले रोए मिलेंगे, तो रोए क्या करेगा कि आप श्वसन क्रिया किए तो जो भी धूल कण होगा उसको छान लेगा, उसको अंदर नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे स्टेम होता है, ये है ना, यहाँ म्यूकस होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, म्यूकस। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सुगंध का भी एहसास दिलाता है, मैं आगे बताऊंगा नाक जब पढ़ाऊंगा तो ये म्यूकस है, सॉरी ये स्टेम के पास म्यूकस होता है। तो जो रोए से छन गए हैं धूलकण कुछ और अगर बच गए हैं तो म्यूकस में लपेटा जाएंगे। जैसे नाक से नेटा जब निकालते हैं तो म्यूकस है, उस पर धूलकण रखोगे तो उसको बाहर जाने देगा नहीं ना, अपने में फंसा लेगा कि नहीं। जो नेटा निकालते हैं वो म्यूकस ही तो है, वो क्या है बच्चा, म्यूकस। चिकना जो निकलता है इसको स्लाइड कीजिएगा, चिकन टाइप का लगेगा, चाहे लोल पढ़ेगा नहीं लपेटेगा, लगेगा कि चिकना टाइप का है, तो म्यूकस है भाई साहब, जिसको हम नेटा बोलते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस धूलकण को छान लेता है। यहाँ पे धूलकण छन आ गया, यहाँ पे धूलकण क्या हो गया, छन आ गया, और खाली गैस गया। तो देखिए जरूरत से ज़्यादा जब धूलकण होगा तो आँख से एकदम करके फेंकने लगते हो, कैसे कि बहुत सारा धूलकण नाक में भर गए हैं। अब धूलकण को छान लिया तो तुम सोचोगे कि सर जी निकलेगा कैसे, अब तो धूलकण म्यूकस में लपेटा गया है, तो वह जम के हो जाता है। तो हैंग हम बाहर करके कैसे निकालते हैं, नकटी टाइप का, है ना, पूरा जवान ठोस हो जाता है। तो उसमें क्या है, म्यूकस है, कौन चीज़ है, धूलकण है वो नकटिया में। अब उसको खाना मत, क्योंकि म्यूकस भी है और उसमें धूलकण भी है, इतना आदमी उसको खाने की भी कोशिश करता है। एक्चुअली वो नकटी क्या है, नकटी म्यूकस और धूलकण है। समझ रहे बात को ना। ये नाक क्या है, ये नाक श्वसन, मेन श्वसन की क्रिया नाक से नहीं हो रही, ये एक रास्ता है जिससे गैस जा रहा है। ये तो फेफड़ा हम लोगों का मेन श्वसन है। जैसे सांस आप खींच रहे हो तो आज तक हम जानते थे कि नाक खींचता है, नाक श्वसन ऑक्सीजन को नहीं खींचता है, फेफड़ा खींचता है। खींचने का मशीन है ही है। देखिए जब खींचिएगा तो यहाँ दबाव पड़ता है, खींच कौन रहा है, ये यहाँ पे बबुआ ना ये होता है डायफ्राम, फेफड़ा के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब हम श्वास लेते हैं ना ऐसे, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। काहे सर नीचे जाता है, डायफ्राम नीचे गया, आज फूलने लगा। एक बार में लगभग हम 500 ml से 600 ml ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। देखिए ऐसे लिए तो छाती फूला, ऐसे फूला। ये फेफड़ा अंदर वायु कोष्ठ है ना, उस वायु को सोख रहा है, और डायफ्राम नीचे चला जाता है। आज जब हम छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है। अब सोचिए एगो बात सोचिए, जैसे पंप है, अब पंप से हवा भर रहे हैं आप एथी के अंदर, कौन चीज़ के अंदर, साइकिल के अंदर। तो पंप को आप दबाते हैं ना, तो दबाने का काम आप जैसे कर रहे हैं ताकि गैस निकल रहा है, उसी प्रकार से इसको मान के चले कि पंप है आपका फेफड़ा, तो इसको दबाता कौन है, गैस को निकालने के लिए डायफ्राम। जैसे छोड़ते हैं ना, यानी कि दबाता है। अब इसको भाग जल्दी, कार्बन डाइऑक्साइड को दबा के ऊपर की तरफ फेंकता है। अभी हम फिगर बता रहे हैं तो आपको समझाएंगे। ये एक प्रकार से आदमी का काम करता है। डायफ्राम क्या चीज़ का काम करता है, जैसे फेफड़ा को, जैसे अभी अब खींचे ऐसे तो ये नीचे चला गया, अभी इसका कोई काम नहीं, लेकिन फेंकने के टाइम में फेफड़ा के पास उतना ताकत नहीं होता है कि इसको फेंक दे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये ढकेलता है। अब दबाएगा तो इसमें से गैस निकलेगा कि नहीं, जो है तो निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ना। जो गर्भवती महिला होती है, कभी कभी गर्भवती महिला का जो है ना, तो उसका जब पेट में पूरा बच्चा हो गया, पूरा पेट में यहाँ फैलल बच्चा है, अब क्या है कि यहाँ पे डायफ्राम है, तो डायफ्राम के पास तो मान के चलिए जगह होना चाहिए ना। जैसे हम गैस पंप से हवा भर रहे हैं, अब मान के चलिए कि दीवार से ही हमारा हाथ जाता है, तो हाथ उठबे नहीं करेगा तो पंप से हवा कैसे भरेंगे। तो उसी प्रकार से बच्चा है, अब बच्चा तो डायफ्राम को कस के पकड़ लिया है ना। समझ रहे बात ना, गर्भाशय में है पूरा गर्भ, तो डायफ्राम के लिए जगह नहीं है। अभी तो जगह है ना हम लोग के पास, डायफ्राम के पास जगह नहीं है क्योंकि गर्भवती हो चुकी है। तो उस टाइम ही पसली काम करता है, पसली हवा को नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने में। अभी हम फिगर के साथ आपको समझा रहे हैं। तो देखिए कभी भी अगर मार दिया जाए फैट से ना, तो डायफ्राम के पास गलती से भी लग गया, डायफ्राम के पास गलती से भी लग गया 1 फैट, अगर 1.5 फैट चाहे जैसे, तो अगर डायफ्राम डैमेज हो गया ना, तो फिर श्वास जैसे लोगे ना, जैसे श्वास फेंकी गए है बाप, मैंने लगेगा ना कि कोनो करका रहा है, मैंने पूरा दर्द होगा। फिर खींचिएगा तो तनी ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे छोड़िएगा बस दर्द होगा, ये आदमी दर्द से ही मर जाता है। तो कभी भी किसी को फैट मारो, अगर डायफ्राम पर गलती से लग गया यहाँ हेजन,
तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि श्वसन क्रिया ले ही नहीं सकता। उसी प्रकार से औरत में क्या होता है कि जब गर्भवती है तो डायफ्राम तो अब काम नहीं कर रहा है, तो अगर पसली पर गलती से लग गया ना तब श्वसन क्रिया में नहीं ले पाएगी औरत, और उस कंडीशन में औरत नहीं मर जाएगी। समझ रहे हो ना? तो हर एक अंग का काम है हमारे बॉडी के अंदर। तो अभी क्या समझे आप कि फेफड़ा क्या कर रहा है? एक प्रकार का श्वसन अंग है। फेफड़ा क्या है? एक प्रकार का श्वसन अंग है। तो फेफड़ा श्वसन अंग है। स्तनधारी जो भी होते हैं ना, स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे आप लोग स्तनधारी हो, है ना, आप लोग अगर माँ बनोगे तो बच्चों को क्या पिलाओगे? दूध पिलाओगे। तो जितने स्तनधारी हैं, जैसे हम हो गए, तुम हो गए, बकरी हो गया, बोका हो गया, हाथी हथनी, सियार सियारिन, कुत्ता कुतिया, अथी भैंसा भैंसी, सांड गाय, ये सब का चीज से सांस लेता है? फेफड़ा से। उन सब में कौन चीज होता है बच्चा? फेफड़ा। यानी स्तनधारियों में श्वसन क्रिया करने के लिए क्या होती है बच्चा? फेफड़ा। फेफड़ा पंप का काम करता है। बात समझ रहे हो ना? उसके बाद जो कीट होते हैं ना, छोटे छोटे कीट, उसमें ट्रैकिया होता है, ऐसा ट्रैकिया। अब बताएंगे जब कीट के बारे में, राम जी के सुगुआ के बारे में बताएंगे तो वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। जलीय जीव जैसे कि क्या सर? जलीय जीव में जैसे कि मछली, तो मछली कौन चीज से सांस लेती है? गिल्स से। कौन चीज से? इसको हिंदी में क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं? और उर्दू में बबुआ गल्फर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? गल्फर। उर्दू में क्या बोलते हैं? गल्फर। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ जो लिखे थे हम ग्रसनी, इसको भोजपुरी भाषा में हलक बोलते हैं। हलक समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए भोजन खा लिया, हलक में चल गया, तो नहीं कहते कि हलक से निकाल लेंगे, जबान से। जबान जो हम बोल रहे हो ना, हलक निकाल देंगे हम तुम्हारा, बाहर कर लेंगे, हलक निकाल के। हलक बाहर कर लेंगे तो माने कि जबान से बोलने के लायक नहीं रहोगे। कभी कभी सुनते होगे ना कि इंडिया ने पाकिस्तान के हलक से मैच निकाल लिया। हलक का मतलब क्या हुआ? कि जीत के कगार पर चला गया था, भोजन अंदर चला गया था, लेकिन वहां से काट लिया। तो यह है आपका हलक, ग्रसनी। जलीय जीव कौन सी सांस लेते हैं? गिल से, क्लोम से, या फिर इसको आप गल्फर बोल सकते हो, 3 नाम। अच्छा, मेढक को सांस लेने के लिए बबुआ अलग अलग अंग बना है। समझ रहे बात ना? मेढक जब छोटा होता है ना तो इसको टेडपोल कहते हैं। मछली के जैसा जब लगता है, देखते हैं, उसको टेडपोल बोलते हैं। समझ रहे बात ना? छोटा जब तुम लोग होगा तो उसको पकड़ के लाता होगा और उसको एथी में नादूर में डाल देता होगा कि बाबा मछली पालन कर रहे हैं। ऐसा होता होगा तुम लोगों के साथ। आप बाद में जब देखते हो कि चला मछली बड़का हो गया, मतलब जब बड़ा हुआ तो वो ढबूसहा बेंग बन गया। समझ रहे बात को ना? मन किया होगा कि गरई होगा तो खाएंगे, फरहा होगा तो, और जब सियान हुआ तो वो तो ढबूसहा बेंग हो गया। अब उसको कौन खाएगा? बचपन में लगता था कि साला मछली है, लेकिन बाद में वो ना मेढक बन जाता था। यानी वो टेडपोल था एक्चुअली में, उसको टेडपोल बोलते हैं। मछली के बचपना को क्या बोला जाता है? मछली बोलते हैं। मेढक के बचपना को क्या बोला जाता है? टेडपोल। जब ये टेडपोल अवस्था में होता है तो कौन चीज से सांस लेता है? गिल्स से। उस टाइम किससे सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। बात समझ रहे हो ना? लेकिन जब ये जवानी में जाता है, मेढक जब जवान होता है तो उस टाइम या तो ये भूमि के अंदर रह सकता है, तो जब भूमि के अंदर होगा तो त्वचा से सांस लेता है, स्किन से, जो उसके ऊपर त्वचा होता है उससे सांस ले सकता है। और जब भूमि पर रहेगा, भूमि पर जैसे ये नॉर्मली स्तन पर, तो कौन चीज से सांस लेता है? फेफड़े से। यानी मेढक बबुआ शानदार अथी है, जीव है। अलग अलग सांस लेने के लिए बने हैं। जल में रहेगा तो जल की तरह गिल्स काम करेगा, जमीन के अंदर रहेगा तो साला त्वचा काम करेगा, जमीन को अंदर जीवित रह सकता है, ऊपर जीवित रह सकता है, पानियों में जीवित रह सकता है। इसलिए हम मेढक को क्या बोलते हैं भाई साहब? उभयचर प्राणी। कौन प्राणी? श्वास क्रिया करने के लिए इसके अलग अलग अंग बने हैं। इस धरती के कहीं जगह पर रह सकता है। तो तू कब के साथ उसिनल पानी में रह जाएगा? हाँ, डबकत पानी में रखने से मेढक को साला मछली सीज जाएगी। समझ रहे बात को ना? बातें क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, श्वसन क्रिया बबुआ 2 रूपों से बना हुआ है। श्वासोच्छ्वास, श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया, सांस लेना, सांस अभी लिए और सांस छोड़े। श्वसन क्रिया में 2 चीज करें। एक अंदर ले रहे हैं, इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन हुआ, अब बाहर छोड़े, कहीं देखिए नाक से नेटा मत फेंक दें, तो ये क्या हुआ? एक्सपिरेशन। तो जो आपने अंदर लिया उसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। आज निश्वसन, और जो बाहर छोड़े उसको एक्सपिरेशन बोलेंगे। एक्सपिरेशन यानी निश्वसन। श्वास लेना और छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया को कहा जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब श्वासोच्छ्वास। सुनते हो? कहता है ब्रीथिंग नहीं हो रही है, लगता है कि मर गई। 2-4 फट खींच दिए कोनो लड़की को कस के, हैंग हो गई, तो हैंग हाथ रख के ना देखते हैं, अरे ब्रीथिंग इसको तो नहीं हो रहा है, तनी मुंह खोल के मुंह में हवा दो, तो हवा दिला, वही जन से प्यार शुरू हो गया। लेके बार उठल, हमें हुआ दे ले नहीं,
अब देख ले बार एथी नागिन सीरियल, अरे वो क्या नाम होता है उस लड़किया का, नागिन में कौन होती है लड़की, नाम क्या होता है? शिवानी, शिवानिया को एथी होता है, बर्फ में रख देता है सब, नागिन उसमें रहती है, बर्फ में रख देता है सब, बर्फ में रख के तो पूरा हैंग हो गई है, कुरुक गई है, मैंने पूरा शरीर ठंडा हो गया है, ब्रीथिंग रुक गई है, तब पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, तब बाहर निकली, सांस ले रही थी लेकिन ठंडा पड़ गया था, तब बाहर निकली, तो उसके साथ जो उसका आशिक था, क्या नाम था उसका? हाँ ऋतिक। तो ऋतिक मुंह खोलता है और मुंह में हवा डालता है, फू, तो आप अचानक उठती है, तू ही होगा डल रहा, तो आई लव यू, मतलब कि हवा डाल तो प्यार हो गए, तो ऊपर से हवा से न झीलू, बात समझ में आता है। तो श्वासोच्छ्वास मतलब कि ब्रीथिंग, मतलब श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, अंदर लेना इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपिरेशन, निश्वसन निश्वसन। तो आज तक आप क्या जानते थे कि श्वास जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, केवल श्वास लेते हैं ना, तो आपको पता है इस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो गैस जितना परसेंट में है उतना परसेंट हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया के टाइम में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहते नहीं है कि साला ऑक्सीजन के परसेंटेज कम होता, जाने से आदमी मरी अब, कैसे कि ऑक्सीजन गैस नहीं रही, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन 10% हो जाए तो तू 10% में ऑक्सीजन वाले हुआ, 90% तो दूसरे गैस मिली तारा। नहीं समझ में आया बात? मान के चलिए कि एगो लड्डू है, ठीक है ना, एगो लड्डू है, ये लड्डू में मान के चलिए कि बेसन मिलाए हैं, नारियल मिलाए हैं, ठीक है ना, नारियल मिलाए हैं। अब सपोज करो कि 60% बेसन है, 40% नारियल है, अब मिला दिए, अब मिला के पूरा बढ़िया से मिला के लड्डू पार दिए, एक काटा तोरा के खिलाए, एक काटा खैला, तो बताओ तू बेसन खाली खैला है, 60% में बेसन खाया है, जितना खाया एक काटा में जितना तुमने लिया उसमें 60% बेसन लिया, 40% नारियल लिया, लिया कि नहीं लिया? अच्छा तनी सा चीनी है, तो 60-40 हुआ ना। अगर है में 70% बेसन मिला दें और 30% नारियल मिला, तो कहूँ कि नारियल के मात्रा कम हो गई, यानी नारियल के स्वाद कम होता। तो वायुमंडल में बबुआ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, हमारे खानी गैस है, अब ये सब मिला हुआ है। तो सांस लीजिएगा फाएँ तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे नाक के ऐसा ताकत है, औकात है कि कहेगा कि तू बड़े नाइट्रोजन भाग 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 तोरा के नहीं लेंगे, तू कार्बन डाइऑक्साइड है, तू भाग नहीं लेंगे। अब लड्डू में सब कुछ फेंटाया है और तुम्हारे मुंह में डाल दिए, तो तुम्हारा जीभ में इतना औकात थोड़ी है कि नारियल को छाट कर लेंगे, फू बिक दिए, आप बेसन को खा गए, खाओगे तो सब खाओगे। तो जितने गैस हैं, गैसों का मिश्रण है। जब सांस लीजिएगा तो 78% नाइट्रोजन है, तो श्वसन क्रिया में 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। परंतु फेफड़ा जो हमारा होता है, इस फेफड़ा के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसका यूज करता है बच्चा? ऑक्सीजन का यूज करता है। बाकी सब नाकामिल है, ऑक्सीजन को लेता है, बाकी सब कहता है कि बबुआ बैठा तो आवत नहीं, मतलब समझ गया कि तू बैठा रहा है जन, हम जाता नहीं ग्लूकोज के दवाई सुई कह के आवता नहीं, और ग्लूकोज के दवाई सुई कह के फिर फेफड़ा में आता है और संगलोले चला आता है नाइट्रोजन बात ना, नाइट्रोजन के फिर लेके चला आता है बाहर जब फेंकते हैं, तो समझ रहे हो ना, ये जाता तो है लेकिन वापस बेचारा फिर अपन बैठा रहता है, वहाँ नहीं जाते हैं। जैसे डॉक्टर से दिखाने का साथ में 2 और लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि तनी आओ तनी चेकअप करवा के, नहीं लगता से मतलब कि चेकअप उकअप करवा लेता नहीं, तब तक अब साथ में थोड़ी 5 गोरा गया है तो 5 गोरा और जाएगा, डॉक्टर साहब किसी आ जाएंगे कि सले हेती चुकू नेती है, ऑफिस है, यही में 5 गोरा के घुसा लिया, कहाँ कहाँ बैठाएंगे। तो 5 गोरा बाहर इंतजार करता है, चेकअप उकअप करवा के आता है, तो ये हो जाता है एकदम, मतलब हो सकता है कि या तो काबिल हो जाता है, नहीं तो नाकाबिल है। सुई घुपवा के आएगा, दर्द करते आएगा, मतलब लगेगा कि कमजोर हो गया है। तो उसी प्रकार से ही जाता है ऑक्सीजन कोशिका के साथ क्रिया करता है, सुई घोंपता है, तनिक सा घोंपवाता है, अब बन जाता है कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उस टाइम कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? 4%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं 17%। समझ रहे बात को ना? जितना यूज करना है वो यूज होता है, बाकी हम इस क्रिया को, अब इसमें हम कहते हैं कि यही गैस छोड़ते हैं। पर्सनली यही गैस नहीं होता है बच्चा, ये सारी क्रिया ऐसी होती है। परंतु अब तो प्रोडक्ट की बात करें ना, क्रिया किया ये, अब प्रतिक्रिया में बनाइए। ऑक्सीजन ही तो सिर्फ क्रिया किया था जाकर के ब्लड के साथ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना था और वहाँ पे जाके क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया बाहर फेंकवाया। हाई सब तो हाई जोन था तो चुपचाप तो बैठा था, एक कोनो काम था, इसलिए हम इसी का नाम लेते हैं, लेते हैं ये, देते हैं ये, मतलब काम यही करता है बस, बाकी सब समझ रहे बात को ना, ये चीज।
श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना क्या कहलाता है बच्चा? श्वासोच्छ्वास। आपने एक और चीज़ सीखा कि कौन कौन से अंग हैं, किस किस प्रकार के जीव के लिए, कौन कौन से जीव के लिए श्वसन अंग कौन कौन से हैं। बातें समझ में आया कि नहीं है ना? अब थोड़ी सी हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करें, कौन कौन से श्वसन तंत्र हैं हमारे श्वास लेने के लिए, है ना? जैसे पाचन तंत्र में बात किए थे, मुँह, गुहा, निगल, द्वार, अमाशय, छोटी आंत, बहुत सारे बात किए थे ना। उसी प्रकार से श्वसन तंत्र की भी बातें करेंगे हम लोग। पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, एकदम जल्दी से जल्दी लिखिए।